तो लास्ट क्लास में हमने अपना एक्सेल में कंप्लीट किया था समित, डी सम, डी मैक्स, डी मिनिमम। ठीक है। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है सम इफ एस। अब अगर सम के फंक्शन आपने किए हैं, डी सम वगैरह भी किया है, तो सम के उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सम इफ एस आपका यूनिक काम करता है, यूनिक रिजल्ट निकालता है। अभी रिसेंटली लास्ट क्लासेस में हमने जो भी टाइप के सम किए हैं, ठीक है, एक में तो हमने किया था नॉर्मल कॉमन सम, जिसमें आप कोई भी रेंज सेलेक्ट करके कॉमन टोटल निकालते हो, सम निकालते हो। उसके बाद हमने किया था सम इफ, अगर आपके पास डाटा टेबल बड़ी है और मल्टीपल में से किसी एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे आपको कोई टोटल फाइंड आउट करना है, तो सम इफ। ठीक है, अगर उसी सीक्वेंस में आपको अपने मल्टीपल क्राइटेरिया देके सम निकालना है। और नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा सम इफ एस। सम इफ एस क्या काम करता है, देखो सम इफ एस पे जाने से पहले आपको अपना थोड़ा डाटा समझना है। अभी आपके डाटा के अंदर कुछ इम्प्लॉइज हैं और ये इम्प्लॉय डुप्लीकेसी में है, मतलब एक ही इम्प्लॉय लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा बार है। कुछ डेट्स हैं, डेट्स के अकॉर्डिंग डेज हैं, और उन्हीं इम्प्लॉय की गिवन सेल्स अमाउंट है। अब आपसे कोई किसी एक इम्प्लॉय की टोटल सेल पूछ रहा है, लेकिन वो सेल बिटवीन टू डेट्स के पूछी जा रही है। तो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में बताओ अनिल की टोटल सेल कितनी है, और वो भी 1 से 10 तारीख के बीच में पर्टिकुलर किसी डेज के अकॉर्डिंग ही पूछे। ठीक है, अब एक मंथ के अंदर संडे मिनिमम 4 टाइम आता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक इम्प्लॉय हर संडे को अपना डाटा नोट करवाता है, तो उसकी एक महीने में 4 सेल्स तो मिनिमम मिलेगी। अब वो उन्हीं 4 सेल्स का डाटा आपसे पूछ रहा है। अब हो सकता है कि वही सेम इम्प्लॉय संडे के अलावा भी किसी और दिन आया हो। ठीक है, 4 संडे तो है ही है, संडे के अलावा भी और डेज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको अपनी टेबल के अकॉर्डिंग मल्टीपल क्राइटेरिया दिए जा सकते हैं, और उन सभी को मैच करके आपको अपना एक यूनिक टोटल निकाल के देना है। ठीक है, तो अगर आपको एक से ज्यादा क्राइटेरिया, मतलब सारी कंडीशन मैच करके ही वो रिजल्ट आपको चाहिए एज ए टोटल, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है सम इफ एस का। ठीक है, अब ये किस तरीके से करना है, थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा जहां भी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो सबसे पहले हम देना चाहते हैं अपने इम्प्लॉय का नेम। ठीक है, उसके बाद हम देना चाहते हैं, मान के चलो वीकडे, किस वीकडे के अकॉर्डिंग टोटल हमें चेकआउट करना है। फिर हम देना चाहते हैं स्टार्ट डेट, साथ ही साथ एंड डेट भी देना चाहते हैं। इन दोनों डेट के बीच में पर्टिकुलर उस वीकडे के अकॉर्डिंग ही उसका टोटल चेक करें। और लास्ट में हमें चाहिए उसका टोटल सेल का अमाउंट। ठीक है, ये ऊपर जो बना रखा है वही सेम चीजें हैं, मैं अलग से बता रहा हूँ। तो इम्प्लॉय नेम की जगह आपको जिस भी इम्प्लॉय का सेल्स पता करना है, आप उसका नाम टाइप कर सकते हो, पहले भी टाइप करो चाहे बाद में टाइप करो, वो कोई इशू नहीं है। वीकडे भी सेम आप अपनी तरफ से जो भी देना चाहो वो बता सकते हो कभी भी। मेन जो चीज आती है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट है। इसके 2 तरीके हैं आपके लिए फॉर्मूले के अंदर डेट्स को एंटर करवाने के लिए। पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पर डेट्स का कॉलम ब्लैंक रखो, क्योंकि आपको अगर डेट्स देनी है तो सम के फॉर्मूले के अंदर हम सेल के अंदर जो डेट्स टाइप करेंगे वो पिक नहीं कर सकते। अभी हम इसको ब्लैंक रख रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू सम इफ एस। अभी मान के चलो हमें पहले जो टोटल है वो विदाउट डेट्स के चेक करना है। ठीक है, तो सम इफ एस लिया, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है
सम रेंज, जो भी आपकी सम रेंज है उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या मांगा जा रहा है? सम रेंज। तो आपका टोटल जिस रेंज से आपको चाहिए है उस रेंज को सिलेक्ट कर लो। अभी हम ये स्टार्टिंग के 20 रोज का डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं बस। ठीक है, पूरी टेबल नहीं ले रहे। कॉमा, सेकंड नंबर पे क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया रेंज। आपकी पहली जो भी क्राइटेरिया है, ठीक है, तो हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है? एम्प्लॉय का नेम। तो एम्प्लॉय का नेम जिस भी रेंज के अंदर है वो क्या होगी? हमारी क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, तो आपके जितने भी फर्स्ट 20 रोज के अंदर एम्प्लॉइज हैं उनको अपना सिलेक्ट कर लो। कभी भी फंक्शन यूज करते हो एक्सेल के अंदर तो ये भी नहीं करना कि आपने किसी में ज्यादा सिलेक्ट कर लिए, किसी में कम रेंज में सिलेक्ट कर लिए, तो वो भी एरर बनता है। ये तो होगी हमारी क्राइटेरिया रेंज। अब हमने पहले एम्प्लॉय की रेंज ही क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो एज ए एम्प्लॉय नेम ही है। तो जिस रेंज के अंदर आपकी एम्प्लॉय है वो हमारी पहले क्या होगी? क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, अब इस जो रेंज हमने अभी एम्प्लॉय की सिलेक्ट की है इसमें से जो भी आपका क्राइटेरिया और वो जिस भी सेल में आपने टाइप कर रखा है उसको सिलेक्ट कर लो। ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। इस फॉर्मूले के अंदर आगे ये ऐसे ही पूछेगा आपसे, क्राइटेरिया रेंज और उसका क्राइटेरिया। ठीक है, तो आपने जो रेंज सिलेक्ट की है उस रेंज में से फिर आपका अपना जो कंडीशन है या जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करना है और ये दोनों मैच होने चाहिए। ये नहीं करना कि अभी हमने जैसे एम्प्लॉय की रेंज सिलेक्ट की है तो एम्प्लॉय की जगह हम यहाँ पर वीक डे सिलेक्ट कर लें तो वो मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एम्प्लॉय का क्राइटेरिया और रेंज। ठीक है, दोनों। सेकंड हमारा क्या है? हम वीकडे बताना चाहते हैं तो आपकी जो वीकडे की रेंज है पहले उसको सिलेक्ट कर लो। सॉरी, 20 रो का लेना था। ठीक है, ये 20 रोज हो गए हमारे वीकडे की रेंज। कॉमा, अब किस वीकडे के अकॉर्डिंग चेक करना है वो हमने इस सेल के अंदर एज ए क्राइटेरिया बना रखा है। ठीक है, अभी हम डेट्स को यूज नहीं करना चाहते तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला कंप्लीट है, ब्रैकेट क्लोज करो सिंगल। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसका मतलब क्या है? अनिल की इन 20 रोज के अंदर जो भी एंट्री है उसमें संडे वाले सेल्स का टोटल 500 बनता है। तो पहले 20 रोज के अंदर अनिल देखो कहाँ कहाँ संडे पे है। अनिल फर्स्ट पे ही है, संडे है, 500 है। उसके बाद भी क्या अनिल कहीं और है? अनिल तो है लेकिन वेडनेसडे है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ सैटरडे है, यहाँ है, यहाँ मंडे है। ठीक है तो वो एक से ज्यादा टाइम, लेकिन वो संडे मैच नहीं हो रहा साथ। संडे सिर्फ एक ही जगह है। अगर आप किसी दूसरी जगह भी अपना चेंज करो तो यहाँ हम मंडे की जगह फिर से एक बार चेंज कर रहे हैं संडे, तो हमारा टोटल कितना हो जाना चाहिए? 44। तो जहां अनिल और संडे दोनों मैच हुए उसने वहीं से उसका टोटल निकाल के आपको दे दिया। अब इसी के अंदर अगर हम डेट भी यूज करना चाहते हैं तो आपका तरीका क्या होगा? पहला तो तरीका ये है कि आप अपने फॉर्मूले के अंदर ही अपनी डेट्स को एंटर करवाओगे। बाहर हम नहीं सिलेक्ट कर सकते डेट्स को। ठीक है, तो अब मान लो हमें अपनी डेट्स देनी है तो पहले हमें अपनी देनी है स्टार्ट डेट। तो पहले रेंज दी जाती है, तो आपकी सारी डेट्स जिस भी रेंज में है पहले रेंज सेलेक्ट कर लो। जैसे बाकी के क्राइटेरिया के लिए हमने रेंज सेलेक्ट की थी। ये तो होगी हमारी डेट्स की रेंज। कॉमा, इसमें से आपकी जो भी स्टार्ट डेट है वो आपको यहाँ पर डबल कोट में फॉर्मूले के अंदर ही टाइप करनी है। इन डेट में से जो भी रेंज हमने सेलेक्ट की है इन डेट में से हमें कब से डाटा अपना चेक करना है टोटल के लिए? 1 जनवरी 2023 डबल कोट के अंदर डालनी है ये डेट। ठीक है, डायरेक्ट आप टाइप करोगे तो उसको फॉर्मूला पिक नहीं कर पाएगा। ये स्टार्ट डेट के लिए हो गया। तो एंड डेट भी बतानी है भाई, कब तक किस डेट तक टोटल चेक करना है। तो दोबारा से आप अपनी डेट्स की रेंज
सेलेक्ट करो, अगर रेंज मालूम है तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। हमारी डेट की रेंज है B2 से लेके B20, ठीक है, सेम रेंज है। उसी रेंज में से हमें क्या बताना है अब, एंड डेट। तो एंड डेट है हमारी 19 जनवरी 2023। सॉरी, डबल कोट के अंदर, ठीक है। अगर डायरेक्ट टाइप करोगे तो फॉर्मूला आपका एरर दे देगा। और उसी फॉर्मेट के अंदर आपको टाइप करनी है ये डेट्स, जिस फॉर्मेट में आपकी टेबल के अंदर वो है, ठीक है। आप अपना फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते। एंटर। अब उन दोनों डेट्स के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, 0 दिखा दिया। कोई सेल्स तो है, दो है, एक 1 जनवरी को है और एक हमारी यहाँ हमने चेंज की थी 9 जनवरी को, ठीक है। तो ये 0 क्यों दे रहा है, इसका रीजन ये है कि आपको अपनी डेट्स के साथ एक चीज और ऐड करनी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू, 1 जनवरी से लेके और उसके आगे तक, ठीक है। अब हम ये सिंबल अगर ऐड नहीं कर रहे तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि कब से डाटा स्टार्ट करना है। तो हमने इसको सिंबल ऐड करवाना है फ्रंट में, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 2023 से लेके और कब तक, लेस देन, ठीक है, 19 जनवरी। अगर इक्वल टू और लगा दोगे तो अगर एग्जैक्ट 19 जनवरी को भी अगर अनिल संडे पढ़ता होगा तो वो उसका टोटल आपको दे देगा। अब वही सेम टोटल उसका आ गया, ठीक है। यही बनता था, 2 जगह एम्प्लॉय है वो हमारा अनिल संडे को, तो उसने वही टोटल आपको दे दिया। अब ये डेट्स अगर आप फॉर्मूले के अंदर बार बार चेंज करवाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार फॉर्मूला एडिट करना पड़ रहा है हमें। हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम बाहर ही अपनी डेट से टाइप कर दें जो भी है और हमारा फॉर्मूला रिजल्ट दे दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे काम करना पड़ेगा। क्या, यहाँ पर आपको क्या करना, अपनी डेट्स के लिए 2 सेल बना दो, एक स्टार्ट डेट के लिए और एक एंड डेट के लिए। अभी हम यहाँ अपनी तरफ से टाइप कर रहे हैं 1 जनवरी 2023 और जो भी एंड डेट है उसको डाल दो, ठीक है। डेट की रेंज तो आपको लेनी ही पड़ेगी, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट जो जैसे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू बना टाइप किया था यहाँ, इनकी जगह आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सेल और आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्योंकि जो सम का फॉर्मूला है वो नंबर को समझता है, डेट को नहीं समझता। तो हमें क्या करना है, अपनी डेट्स को नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो नंबर यहाँ कन्वर्ट होके आएगा उस नंबर वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी डेट के लिए हमें काम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट डेट को नंबर में कन्वर्ट करना है और साथ में इक्वल टू ग्रेटर देन भी चाहिए हमें। इक्वल टू डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल रख लो, ठीक है। डबल कोट के अंदर आपका एक ऑपरेटर और लगा दो, एम्परसेंड, एंड का की जो बोलते हो आप सिंबल, और जिस भी सेल के अंदर आपकी स्टार्ट डेट है उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो स्टार्ट डेट है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा और साथ में एक सिंबल ऐड हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप अगर अपनी तरफ से इस सेल की वैल्यू को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 44,927, लेकिन एक्सेल इसको एग्जैक्टली क्या पढ़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 2023, ठीक है। और यही काम हमें अपना करना है एंड डेट के लिए। तो इक्वल टू डबल कोट के अंदर लेस देन इक्वल टू एम्परसेंड और जो भी आपकी सेल में एंड डेट होगी उसको सिलेक्ट कर लेना। अब आपका इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको कोई भी डेट है आपको फॉर्मूले में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपनी यहाँ पर डेट बता देना, वो यहाँ से यहाँ आएगी चेंज होके और यहाँ से फिर आपके फॉर्मूले में जाएगी। तो ये दोनों सेल अब आपको अपने फॉर्मूले के अंदर ऐड करवाने, कहां पर, इस डेट की जगह, ठीक है, जो हमने मैनुअली टाइप की थी फॉर्मूले के अंदर उस डेट की जगह।
तो ये जो हमने डेट डबल कोट के अंदर डाली थी स्टार्ट डेट के लिए, उसको हटाओ और जो आपका स्टार्ट डेट का सेल है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसी तरीके से एंड डेट के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बाहर ये सेल आपको एक बार रेडी करने हैं, रिजल्ट वही आएगा। अब आप जो भी डेट यहाँ डालोगे वो यहीं पर टाइप करनी है, आपको फॉर्मूले के अंदर आके बार बार वो डेट चेंज करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 2 जनवरी से चेक कर रहे हैं तो 1 जनवरी का टोटल उसने हटा दिया, तो जो सेकंड संडे वाला था टोटल वो 644 वो वही दिखा रहा है। तो ये है सम इफ एस का काम। आप जो भी क्राइटेरिया फॉर्मूले के अंदर दोगे वो पूरी टेबल के अंदर जहां जहां भी मैच होगा, ठीक है, पूरी रो के अंदर वहीं से आपका डाटा निकाल के आपको देगा। ठीक है, और ये सम इफ के साथ आपका एक नेक्स्ट फंक्शन और आता है मैक्स इफ एस, और एक आता है हमारा काउंट इफ एस। तीनों का सेम फॉर्मेट है यूज करने का। जैसे सम निकालना है तो आपने लगाया सम इफ एस, अगर आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो ऐसे क्राइटेरिया गिवन है आपको, या ऐसे ही कंडीशन देके कि मुझे दो डेट के बिटवीन पर्टिकुलर एक डेट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय की मैक्सिमम सेल पता करनी है, तो आप क्या लगाओगे, मैक्स इफ एस। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले का नाम चेंज करना है, लगाने का यूज करने का सेम तरीका रहेगा। अब फॉर्मूला अलग है तो रिजल्ट भी डिफरेंट होगा। यहाँ सम लगा रहे हैं तो वो टोटल निकाल के देगा, मैक्स लगाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा, काउंट इफ एस लगाएंगे तो वो क्या करेगा, उन वैल्यू को काउंट करके देगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल सम इफ एस और एक भी करते हैं मैक्स इफ एस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के आगे हम सिर्फ फॉर्मूले का नाम चेंज कर रहे हैं, सम की जगह हमने कर दिया मैक्स, मैक्स इफ एस, और कुछ भी चेंज नहीं किया। तो ये क्या बता रहा है, अब 644 क्या हुआ, अनिल का हाईएस्ट सेल्स अमाउंट है एक 2 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बिटवीन संडे वाले डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसमें हम 1 जनवरी भी इंक्लूड कर लें तो भी उसका रिजल्ट वही रहा। क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम बता रहा है ना कि टोटल बता रहा है। ठीक है, पहले उसने दोनों डेट्स के अमाउंट को टोटल करके बता दिया था, हम वहां सम लगा रहे थे, अब हम यहाँ लगा रहे हैं मैक्सिमम, मैक्स इफ एस। तो वो उन दोनों डेट्स में जो भी सेल्स अमाउंट है उसमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, वो बता रहा है। एक 500 है और एक 644 है। ये ठीक है, अगर 644 की जगह हम कर दें यहाँ पर 700, तो उसका वहां पर रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 700 हो जाएगा। तो काम है मैक्सिमम वैल्यू पता करना। ठीक है, और इसी के साथ फिर आपका एक आता है काउंट इफ एस। ठीक है, उसका भी यही सेम काम है, लेकिन उसको हम अपना अलग से थोड़ा करेंगे, काउंट की जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब सम के अंदर एक छोटा सा फंक्शन और भी है, काफी रिक्वायरमेंट रहती है इसकी, इसको हम बोलते हैं रनिंग सम। ठीक है, या कंटिन्यू सम आप कह सकते हो। रनिंग सम इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइप कर रहा हूँ, 100, 200, 300। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि इन यहाँ पर इस कॉलम के अंदर जैसे जैसे मैं वैल्यू टाइप करता जाऊं तो मेरे पास यहाँ पर उनका फाइनल टोटल आता रहे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू सम, हमने ये वैल्यू सिलेक्ट कर ली, 3 टाइप कर रखे तो तीनों सिलेक्ट कर ली, एंटर। अब अगर मैं 300 के बाद कोई वैल्यू टाइप करूंगा तो क्या उसका टोटल इंक्लूड होगा, वहां पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं, एक तो इसका तरीका ये है कि आप पहले से अपनी जितनी भी रोज के अंदर वैल्यू डालनी है उसको ब्लैंक सेलेक्ट कर लो, आप वैल्यू टाइप करते जाओगे टोटल आता जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और जो सही तरीका है वो क्या है,
इक्वल टू सम, मैं सिर्फ यही दो वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा फर्स्ट सेल है F3 उसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। अगर हम यहां पर लॉक ना करें और इस फॉर्मूले को एज इट इज नीचे ड्रैग करें तो यहाँ पर फॉर्मूले की रेंज देखना क्या हो रहा है। पहली जगह जहां भी हमने फॉर्मूला लगाया है उसमें दो सेल सेलेक्ट है एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड सेल के अंदर आए तो उसने क्या किया, 100 वाले सेल को छोड़ दिया, नेक्स्ट टू सेल को उसने सेलेक्ट कर लिया। तो हमारा पहला सेल टोटल में नहीं आया तो इसका मतलब क्या, हमारा कैलकुलेशन फिर गलत हो जाएगा। जैसे जैसे फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करते जा रहे हैं वो सेल तो दो ही ले रहा है सिलेक्शन में, लेकिन ऊपर वाले छोड़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे फॉर्मूला हम नीचे ड्रैग करें वो फर्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल तक हमें टोटल दिखाता रहे, वो फर्स्ट सेल को छोड़े ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फॉर्मूले के अंदर जो फर्स्ट सेल का एड्रेस है उसको लॉक करना पड़ेगा। F4 फंक्शन की प्रेस कर दो बस, ठीक है, एंटर, और इसको दोबारा एक बार ड्रैग कर लो नीचे, ठीक है। अब रेंज को देखना, यहाँ भी 2 सेल है, यहाँ क्या हो गए 3 सेल, उसने फर्स्ट सेल को छोड़ा नहीं। अब वो जहां तक भी आपने ड्रैग किया है अपने फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक वैल्यू को सेलेक्ट कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा। यही हमारा रनिंग सम के अंदर काम होता है। आप अब अपना वैल्यू टाइप करते रहो, फाइनल टोटल आपके पास आता रहेगा, आपको बार बार फॉर्मूला री एडिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम रनिंग सम कह सकते हैं। काम क्या था इसमें, सिर्फ आपको अपना स्टार्टिंग सेल कैलकुलेशन के अंदर लॉक करना है। कहीं भी आगे चल के जब आप फॉर्मूला लगाओगे किसी डाटा के अंदर और वहां ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये सेल चेंज नहीं करवाना, ठीक है, जब ड्रैग करें फॉर्मूले को चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल तो वो हमारा फिक्स रहे, तो उसको हम लॉक कर देते हैं। रेंज को फ्रीज करना भी कह सकते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ओके, ये शीट हमारी होगी थी कंप्लीट, समय पैस, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है काउंट। काउंट के अंदर क्या क्या है, आपकी 3-4 मेन फंक्शंस हैं जो हमें मोस्टली पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सेल के अंदर कौन कौन से हैं वो एक बार देख लो और किस तरीके से यूज होंगे। एक तो फंक्शन आपका आता है काउंट के नाम से, ठीक है, सिंपल। दूसरा आता है हमारा काउंट ए के नाम से, और फिर एक है सबसे ज्यादा जो यूजेबल है हमारे लिए, काउंट इफ का। जैसे लास्ट क्लास में हमने सम इफ किया था, ऐसे ही आपका एक काउंट इफ आता है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, ठीक है। और अगर आपको सम इफ एस मालूम है तो काउंट की सीरीज में आएगा काउंट इफ एस, ठीक है। और एक और भी है, बाकी वो इतना यूज नहीं होगा, काउंट ब्लैंक के नाम से है। ये आपके 4-5 मेन फंक्शन है जो काउंट के अंदर काफी काम आएंगे हमारे लिए। अब किसका क्या काम है वो भी देख लो। जो फर्स्ट फंक्शन आता है हमारा काउंट का, उसका क्या काम है कि आपकी कोई भी ऐसी
कॉलम जिसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है और आपको ये काउंट करके देखना है। काउंट का मतलब क्या होगा कि क्वांटिटी पता करनी हो आपको कभी भी लिस्ट में, ठीक है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन की, अभी जो हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, आपसे कोई पूछे कि इस लिस्ट के अंदर अनिल कितनी बार है, तो ये क्या है, क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो कभी भी आपसे क्वांटिटी पूछी जाए तो वहां पर काउंट के सीरीज के फंक्शन यूज होंगे, ठीक है। तो अभी अगर जैसे मान लो इसी डाटा के अंदर आपसे पूछा जाए कि इस सेल के कॉलम के अंदर ऐसे ऐसे कितने सेल हैं जिनके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ऐसे कितने सेल हैं जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये काम कौन करेगा आपके लिए, काउंट का फंक्शन, ठीक है। लगाना कैसे है, सिंपल है, इज इक्वल टू काउंट और जो भी आपकी कॉलम है उसको अपना सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल हमारे 16 ऐसे सेल हैं इस कॉलम के अंदर जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब एक सेल हमारा यहाँ पर ऐसा है जिसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसने उस सेल को अपनी कैलकुलेशन से निकाल दिया। अगर हम इस सेल के अंदर भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दे तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, 17, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन का काम है, किसका, काउंट का। आपकी उस कॉलम के अंदर अगर ब्लैंक सेल है ये उनको भी काउंट नहीं करेगा, अगर किसी सेल के अंदर टेक्स्ट डला हुआ है तो ये उसको भी स्किप करता है, ठीक है। इसका अपना एक यूनिक काम है। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका काउंट ए। काउंट ए क्या काम करता है, किसी भी कॉलम रेंज के अंदर ये पता करना कि कितने सेल फिल है, ठीक है, उसमें चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू है चाहे टेक्स्ट वैल्यू है, वो इसका काम नहीं है। सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ये जस्ट वो चीज काउंट करेगा कि रेंज जो भी आपने सिलेक्ट करके उसको बताई है उस रेंज के अंदर कितने सेल फिल है, वो चाहे टेक्स्ट से है चाहे नंबर से है चाहे उसमें कोई सिंबल डला हुआ है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो लगाने का तरीका इसका भी ऐसा ही है, इज इक्वल टू काउंट ए, इनटू के अंदर अपनी जो भी रेंज है, ठीक है, एरिया या एक सिंगल रेंज आप अपनी ले सकते हो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो एग्जैक्ट हमारे 17 सेल फिल है। अगर हम यहाँ कोई भी एक सेल ब्लैंक कर दें, ठीक है, तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। अब ये तो रेयरली केस में यूज होंगे दोनों फंक्शन। नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा जो यूजेबल फंक्शन है वो हमारा है काउंटिंग का, ठीक है। आपको लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एक चीज को पता करना हो कि वो लिस्ट में कितनी बार है, वहां पर आपका काउंटिंग का फंक्शन यूज होगा। नॉर्मली हम अटेंडेंस फॉर्मेट जैसे बनाते हैं तो अटेंडेंस को काउंट करने के लिए यूज करते हैं कि एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की मंथ में कितनी प्रेजेंट हुई है या कितनी एब्सेंट हुई है, ठीक है। और अभी के लिए एग्जांपल, जैसे इसी लिस्ट में जो आपकी एम्प्लॉय लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आपसे पूछ लिया कि अनिल बताओ इस लिस्ट में कितनी बार है, ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, किस फंक्शन को यूज करना है, काउंट इफ को। जैसे सम इफ अगर आपने किया है अच्छे से तो ये सेम फॉर्मेट में आपका यूज होगा, इज इक्वल टू काउंट इफ इनटू, दो ही चीज पूछेगा, रेंज और क्राइटेरिया। किस रेंज में आपको काउंट करके देखना है उस रेंज को सिलेक्ट करो, कॉमा, उस रेंज में क्या काउंट करना है। कोई बाहर ब्लैंक सेल ले सकते हो जिसमें उसका नाम टाइप करोगे, या फिर सेल के अंदर ही अगर आपको बताना है परमानेंटली एक ही चीज काउंट करनी है तो आप डबल कोट के अंदर उस चीज का नाम टाइप कर सकते हो। अभी हमें मान लो सिर्फ इस लिस्ट में अनिल को ही काउंट करना है हर बार, तो हमने परमानेंटली डबल कोट के अंदर उसको टाइप करके बता दिया, एंटर करेंगे तो उसने बता दिया कि 5 टाइम्स आपका एम्प्लॉय एज ए इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड है। अगर हम इस लिस्ट के अंदर कभी भी एम्प्लॉय को बढ़ाएं या कम करें तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली वहां पर अपडेट होता रहेगा। अगर आपको कोई दूसरा एम्प्लॉय काउंट करवाना है या हर बार कोई दूसरा हो सकता है तो इसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर्मूले के अंदर क्राइटेरिया डिफाइन करने के बजाय बाहर कोई एक ब्लैंक सेल
सेलेक्ट कर लेना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जिस भी एम्प्लॉय को आपको काउंट करवाना है उसका नाम इस सेल के अंदर अपना टाइप करके एंटर कर देना। आपको बार बार अपना फॉर्मूला एडिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो भी लिस्ट में से काउंट करवाना, लिस्ट आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके दे रखी है उसको, और जो भी काउंट करके देखना है उसके लिए आपने दे दिया क्राइटेरिया सेल। कभी भी एक्सेल में कोई भी फंक्शन लगाते हो तो रेंज और क्राइटेरिया ये हमेशा मैच होने चाहिए। आपने जो रेंज सेलेक्ट की है उस रेंज में से आपका क्राइटेरिया क्या है, जब तक वो मैच नहीं होंगे आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी हमने रेंज तो इसमें सिलेक्ट कर रखी है अपने एम्प्लॉय की, लेकिन अगर मैं क्राइटेरिया वाले सेल के अंदर वीकडे टाइप करूं तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा, वो मिसमैच हो गया। वे आपने सेलेक्ट की है एम्प्लॉय की रेंज और टाइप कर रहे हो क्राइटेरिया में संडे या वीकडे, तो वीकडे तो इस रेंज में है, हमें जो काउंट करवाना वो किस रेंज में है? इसमें है। तो इस रेंज में क्या है आपका एम्प्लॉय, तो हमें यहाँ पर क्या टाइप करना पड़ेगा? अपना एम्प्लॉय। तो लास्ट में कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपको काउंट करके देखनी है उसकी पहले रेंज सेलेक्ट करो, कॉमा लगा के उसमें से फिर जो काउंट करके देखना है वो आप बताओ। वो आप बाहर किसी ब्लैंक सेल में भी बता सकते हो, और परमानेंटली अगर आपको रखना है फॉर्मूले के अंदर तो वो डबल कोट के अंदर वहां डाल सकते हो। इसी का एक और एग्जांपल, अभी मान लो हमें काउंट करके देखना है कि वीकडे के अंदर संडे कितनी बार है, तो चाहे तो इसी को ही चेंज कर दो, ठीक है। तो अभी हमारा संडे का रेंज कौन सा है? ये, तो रेंज हमारी होगी ये, ठीक है। और कॉमा लगा के फिर हमें बताना है अपना क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम देंगे इस सेल के अंदर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी रेंज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया गलत है, ठीक है ना। तो अब यहाँ हमें क्या कर टाइप करना है अपना कोई वीक नेम, तो जैसे आप वीक नेम डालोगे रेंज से मैच होगा तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अभी जैसे आप काउंट इफ लगा रहे हो तो ये भी एक टाइम पे एक ही चीज काउंट करके आपको दे सकता है, ठीक है। हम सम इफ कर रहे थे उसमें भी एक टाइम पे एक ही चीज का टोटल करके वो बता रहा था, अभी काउंट इफ कर रहे हैं तो ये भी हमें एक ही चीज को काउंट करके बता रहा है। कभी आपको एक से ज्यादा चीजों को काउंट करके देखना पड़े, ठीक है। अभी मान के चलो आपको ये चेक करना है इस वीकडे लिस्ट में संडे और मंडे कितनी बार है, ठीक है। 2 वीकडे की टोटल क्वांटिटी आपको पता करनी है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, एक बार आपने लगा दिया संडे के लिए, प्लस करके इसी फॉर्मूले को दोबारा रीटाइप कर दो, काउंट इफ, ठीक है। जो भी हमारी वीकडे की रेंज है उसको टाइप कर लो या सिलेक्ट कर लो C2 से लेके C18। अब इस दूसरी लिस्ट में हमें क्या काउंट करवाना है? मंडे, तो डबल कोट में टाइप कर दो या बाहर कोई सेल ले लो, एक ही बात है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो संडे और मंडे मिला के टोटल वीकडे की लिस्ट में 6 टाइम। तो आप इस तरीके से भी अपना काउंट इफ का फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट इफ एस। तो जिसने लास्ट क्लास में सम इफ एस किया था या मैक्स इफ एस किया था या कंसेप्ट क्लियर है, तो काउंट इफ एस आपके लिए वही सेम फॉर्मेट में रहेगा। अभी इसको समझना है, थोड़ा ध्यान देना। काउंट इफ एस का फंक्शन क्या काम करेगा? आपको मान लो एक पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी पूछी है, लेकिन वो क्वांटिटी आपको कई चीजें मैच करके बतानी है, ठीक है। जैसे हम सम निकाल रहे थे तो 2 डेट के बीच में किसी पर्टिकुलर डे का ही टोटल मैच करके निकाल रहे थे, तो ऐसे हमें जो चीज काउंट करनी है वो भी सेम कंसेप्ट में करनी है कि भाई आपको जो एम्प्लॉय काउंट करना है एज ए अनिल काउंट करना है, लेकिन पर्टिकुलर 2 डेट के बीच में और सिर्फ उसी डेज में, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर कंसेप्ट बना रखा है, इसको हम दोबारा बना रहे हैं नीचे खाली जगह पे। डाटा को कॉपी कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा यूज करना हमारे लिए। ठीक है, अब इस डाटा को
आपको दिया है और क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि अनिल एज ए एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी आपको क्वांटिटी बतानी है और दो डेट दी है उन्हीं के बीच में, और उन दो डेट के बीच में भी पर्टिकुलर एक खास डेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो गया हमारा एम्प्लॉय नेम, जो भी एम्प्लॉय हमें काउंट करना है उसका नाम हम यहाँ एंटर करवा लेंगे अपना। फिर आपको दो स्टार्ट डेट और एंड डेट के लिए सेल सेट करने हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट हमारी अगर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो इनको नंबर फॉर्मेट से डेट में कन्वर्ट करवा दो सेलेक्ट करके शॉर्ट डेट, ठीक है। तो स्टार्ट डेट आपको बोली गई है 1 जनवरी से 2023 तक से, ठीक है, 1 जनवरी से स्टार्ट करना है और कहां तक काउंट करना है आपको 17 जनवरी 2023 के बीच में। इन दोनों डेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करवाना, जैसे समय फेस में हमने किया था, इक्वल टू डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू डबल कोट क्लोज। ये डबल कोट के अंदर इसलिए रखा ताकि वो अपनी डेट्स के आगे एज ए सिंबल ऐड हो उसके। एम्परसेंड, किसी भी दूसरे सेल का डाटा अगर किसी और सेल की वैल्यू के साथ जोड़ना हो तो उन दोनों सेल के बीच में ये एम्परसेंड ऑपरेटर आप लगा दो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास नेम और सर नेम दोनों है, अलग अलग सेल में है, लेकिन अब ये दोनों आपको एक ही सेल में इकट्ठा करने हैं। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया एम्परसेंड और फिर दूसरा सेल सिलेक्ट किया, ठीक है, दोनों सेल के बीच में ऑपरेटर ऐड कर दिया। अगर स्पेस आपको प्रोवाइड करना है तो एक ऑपरेटर और ऐड कर देना।
लास्ट क्लास हमने कंप्लीट की थी अपनी काउंट की, ठीक है, काउंट, काउंटिव, काउंटिवेस, ये 3 मेजर फंक्शंस थे हमारे। इसके बाद आप आ जाओ सब टोटल और सब टोटल 2। एक्सेल के अंदर 2 टाइप का आपका सब टोटल रिक्वायर्ड रहता है हमेशा बड़े बड़े डाटा के ऊपर, ठीक है। अब ये सब टोटल होता क्या है? सबसे पहले आपके पास एक रफ डाटा इस तरीके का है जिसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा है इसके अंदर खासियत क्या है कि ये कोई सेल्स ऑर्डर आपके पास आपको रिसीव हुए हैं, ठीक है। उसमें अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग सेल्स पर्सन है, अलग अलग आइटम है, ठीक है। और हर प्रोडक्ट की जो भी ऑर्डर डेट है उसके अकॉर्डिंग ये आपको डाटा दे रखा है। अब जो मेन चीज इसके अंदर आपसे पूछी गई है वो क्या पूछी गई है कि आपको प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स बतानी है या क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। जैसे अभी इस डाटा के अंदर बाइंडर नाम का एक प्रोडक्ट है तो वो सारा एक जगह इकट्ठा है। जिस भी एम्प्लॉय ने, सेलर ने वो सेल किया है, जिस भी रीजन में वो सेल हुआ है, ठीक है, और जिन जिन डेट को वो ऑर्डर हुआ था। अभी अगर कभी भी आप कोई डाटा देखते हो तो उसका अरेंजमेंट सबसे पहले आपको पहचान करना आना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब उसकी अरेंजमेंट क्या है। अगर हम अभी यहाँ इस डाटा को बोले कि ये प्रोडक्ट वाइज है तो प्रोडक्ट वाइज का मतलब ये होगा कि एक नाम से जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारे एक जगह इकट्ठा है। एज ए डेस्क, एज ए पेन, एज ए पेंसिल, पेंसिल, ठीक है, जो एक नाम के सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो सारे लिस्ट के अंदर एक जगह इकट्ठा किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेबल है या जो आपका डाटा है वो आइटम वाइज अरेंज किया गया है। अगर कभी आपको बोला जाए कि ये डाटा हमें डेट वाइज अरेंज करके दो, तो लास्ट क्लास में हमने जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग का फंक्शन यूज किया था डाटा को शॉर्ट करना, तो उसी फंक्शन को आपको हमेशा यूज करना है। कभी भी डाटा को किसी भी हेडिंग के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट आपको करवाना हो, ठीक है, पूरा डाटा टेबल सेलेक्ट करो। सीरियल नंबर अगर आपकी टेबल में हो तो उसको अपना स्किप करना, ठीक है, सिलेक्शन से शॉर्ट पे गए, कस्टम शॉर्ट, जिस भी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको डाटा अरेंज करने के लिए बोला गया है शॉर्ट बाय के अंदर आपको वही चीज सिलेक्ट करनी है। तो अभी हमें ऑर्डर डेट वाइज बोला गया है तो हम सेलेक्ट करेंगे ऑर्डर डेट, असेंडिंग टू डिसेंडिंग मतलब ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, एंड ओके कर देना। अब ये जो डाटा है आपका सारा डेट वाइज अरेंज हो गया। अब डेट वाइज अरेंज हुआ तो उसकी वजह से क्या है, बाकी की चीजें सारी अप डाउन होगी। जिस डेट को, जिस रीजन में, जिस सेल पर्सन ने जो आइटम जितनी क्वांटिटी के अंदर सेल किया होगा वो सारा डाटा उसी के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर आपसे काम करने के लिए एक बोला गया है क्या कि आप अब देखो आपको इस टाइप से डाटा मिला है, ठीक है, जिसमें ये जो डाटा है वो डेट वाइज दिया गया है। अब आपको बोला गया है कि प्रोडक्ट वाइज टोटल क्वांटिटी और उसकी सेल्स बताओ, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज। तो इसका मतलब ये है कि सारे आइटम जो भी एक नाम के हैं वो एक जगह इकट्ठा होने चाहिए और फिर उनके नीचे उनका टोटल आना चाहिए, यूनिट का भी, कॉस्ट का भी और टोटल सेल्स अमाउंट भी, जैसे अभी ये ऊपर आपको करके दे रखा है, ठीक है। ऊपर अभी जैसे सारा एज ए बाइंडर का प्रोडक्ट एक जगह इकट्ठा हुआ, उसके नीचे एक ब्लैंक रो है। अब आप यहाँ पर सम का फंक्शन लगा के ये कर सकते हो। अभी तो ये छोटा सा डाटा है, ठीक है, अब ये ब्लैंक रो भी आपको मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो ये सारे काम आप मैनुअली ना करने के बजाय ऑटोमेटिक तरीके से भी करवा सकते हो। एक्सेल के अंदर सिर्फ 2 क्लिक का काम होगा। अपना क्वेश्चन आपको समझना है कि पूछा क्या गया है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि इस टेबल के अंदर से आपको प्रोडक्ट वाइज टोटल करके देना है, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज। तो सबसे पहले आपको अपनी ये टेबल प्रोडक्ट वाइज अरेंज करनी है। जैसे अभी ये डेट वाइज है तो पूरी टेबल को अपना सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की और राइट एरो की, शॉर्ट पे वापस जाओ, कस्टम शॉर्ट। अब हम यहाँ ऑर्डर डेट की जगह क्या लेंगे, आइटम,
असेंडिंग टू डिसेंडिंग एंड ओके। अब सारे प्रोडक्ट जो भी एक नाम के थे वो आपके सारे एक जगह इकट्ठा हो गए। हमारा पहला स्टेप, हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, अब हमें टोटल करना है। तो वापस इस टेबल को अपना सिलेक्शन में रखो। अब आपको एक फंक्शन यूज करना है और वो कहाँ मिलेगा, डाटा के अंदर। और सबसे लास्ट में है ये फंक्शन आपका सब टोटल के नाम से, ठीक है। इस फंक्शन को आपको यूज करना है। सब टोटल पे गए, ये आपसे दो चीजें पूछेगा। सबसे पहले तो आपको टोटल किसके अकॉर्डिंग करना है, हमें किसके लिए बोला गया है, आइटम वाइज। तो ऑर्डर डेट की जगह आपको लेना है यहाँ पर आइटम। और फिर दूसरा चीज आपको बताना है कि इस टेबल में से किस किस कॉलम का आपको टोटल करना है। तो जिस कॉलम में न्यूमेरिकल वैल्यू है टोटल भी उसी का ही हो सकता है। तो हम उन्हीं कॉलम को यहाँ पर चेक ऑन अपना करेंगे। अगर आप कोई टेक्स्ट का भी कॉलम यहाँ चेक ऑन करते तो उसका टोटल क्या होगा, कुछ भी नहीं। और आपको लास्ट में कर देना अपना ओके, ठीक है। ये दो चीज आपको डिफाइन करनी है। किस कॉलम के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन क्या करनी है। अब जरूरी नहीं है समी करना है, आपको एवरेज पता करनी है, काउंट करके देखना है, ठीक है। अगर आप काउंट करते हो तो फिर आप अपने आइटम का भी कॉलम ले सकते हो, ठीक है। अभी हम फिलहाल काउंट नहीं, हम सम करना चाहते हैं। तो लास्ट के तीनों कॉलम हमने चेक ऑन कर दिए और अपना सिंपल ओके कर देना। जैसे आप ओके करोगे, ओके करते ही, ठीक है, आइटम वाइज सभी का टोटल आपके पास आ जाएगा। जो भी आपके न्यूमेरिकल कॉलम आपने चेक ऑन किए थे उनका टोटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको भी यहाँ क्वांटिटी भी अगर पता करनी है तो वापस से एक बार और अपनी टेबल को सिलेक्ट करो, पूरी टेबल को। ये तो लास्ट कैलकुलेशन आई है, ठीक है। जो भी आपकी प्रिंसिपल टेबल डाटा है उसको अपना सिलेक्ट करके वापस एक बार सब टोटल पे जाओ। अब हम यहाँ पर आइटम की क्वांटिटी पता करना चाहते हैं। तो सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सम की जगह हम लेंगे काउंट। काउंट क्या करना है हमें, आइटम, ठीक है। काउंट के अंदर ओनली आइटम को चेक ऑन करके ओके कर देना। हर आइटम की आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। टोटल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ठीक है। तो ये है आपका सब टोटल। अब सब टोटल के अंदर एक चीज और भी आती है, वो बाय फंक्शन है। ये हमने ऑप्शन यूज किया है। सब टोटल का एक आपका फंक्शन भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर जो भी आपने सब टोटल किया है, अगर मान लो इसके अंदर से आपसे कोई पूछ ले कि भी जो पेंसिल का जो टोटल है, अब ये नीचे दो टाइप के टोटल कैसे हैं, यहाँ तो है पेंसिल का और ये जो है ये ग्रैंड टोटल है। मतलब हर प्रोडक्ट का अगर हम ओवरऑल टोटल निकाल ले तो वो ये बनेगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ग्रैंड टोटल है इसके अंदर से किसी भी प्रोडक्ट का, सॉरी किसी भी आइटम का टोटल हटाने के लिए बोला जा सकता है, माइनस करने के लिए बोला जा सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे पेंसिल का टोटल नहीं चाहिए इस ग्रैंड टोटल के अंदर, तो आप पेंसिल के टोटल को यहाँ से डिलीट कर दोगे। वो बार बार किसी न किसी दूसरे प्रोडक्ट का बोल सकता है, तो वापस पेंसिल का चाहिए तो आप क्या करोगे, दोबारा टोटल करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं करेंगे कि जिसका बोला गया है उसका रख लें, जिसका नहीं बोला गया उसका डिलीट कर दें, नहीं। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे सब टोटल, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो विजिबल डाटा है उसी का ही कैलकुलेशन आता है। अगर हम यहाँ ये सोचे कि भाई पेंसिल की जो भी आइटम्स रोज हैं उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करके हाइड कर दें या डिलीट, डिलीट तो हमें करना ही नहीं है, ठीक है। एक चॉइस है कि हाइड कर सकते हैं, बट हाइड करने से टोटल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वही है 2121, ठीक है। हमने पेंसिल का जो डाटा था वो यहाँ से हाइड कर दिया, लेकिन टोटल के ऊपर अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड वाला हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा, हमें वापस अपना डाटा उसी रोज का अनहाइड कर देना है। डिलीट हमें करना नहीं है, हाइड करने से हमारा फंक्शन काम हमारा काम बनेगा नहीं। तो फिर आपके पास एक ही चॉइस है
या एक ही तरीका बचता है कि आप यहाँ पर अपना सब टोटल का फंक्शन लगाओ। अब सब टोटल क्या है एक्चुअल में? ग्रुप ऑफ फंक्शंस इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल अपने आप में कई फॉर्मूलों का एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है। सब टोटल के अंदर काफी सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हैं जो आप अलग से यूज करते हो, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम जो करके आए हो अभी। तो ये जो लिस्ट अभी सब टोटल ने आपको निकाल के दी, इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, कुछ फंक्शंस हैं। अगर आपको उनमें से कोई भी फंक्शन अगर यूज करना है तो आपको क्या करना है, सब टोटल के अंदर ब्रैकेट जैसे ओपन है उस फंक्शन का वो नंबर आपको डालना है। अभी मान लो हमें यहाँ पर मैक्सिमम यूज करना है तो हम क्या करेंगे, मैक्स का नंबर 4 यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। उससे सब टोटल को पता लग जाएगा कि सब टोटल किसका करना है और क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये लिस्ट भी आपको दो टाइप से दे रखी है, नंबर 1 से लेके नंबर 11 तक जो फॉर्मूले हैं वही सेम फॉर्मूले दोबारा रिपीट है इस लिस्ट के अंदर। नीचे इस लिस्ट को थोड़ा डाउन करोगे तो वही सेम फॉर्मूले आपके दोबारा दे रखे हैं, 101 से लेके आगे तक, ठीक है। वही सेम फंक्शन रिपीट कर रखे हैं। तो ये जो लिस्ट है आपके सामने, इसमें दो टाइप से कोड दे रखे हैं। ये 1 to 11 अगर करते हो तो आपके फॉर्मूले वैसे ही काम करेंगे जैसे आप अलग से लगा के यूज करते हो, उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। जो हम करना चाहते हैं उसमें, जो काम अभी हम करना चाहते हैं उसमें हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर आप 1 से लेके 11 तक का कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो यहाँ पर सब टोटल के थ्रू। हमें जो अपना फायदा लेना है वो जो सेकंड टाइप की कोड लिस्ट आई हुई है उससे मिलेगा। तो इसके अंदर आपका एक फंक्शन आता है 109 नंबर पे। 109 पे क्या है आपका? सम। अगर हम वहां खाली 9 नंबर यूज करते सम के लिए तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए हमें यहाँ पर सम निकालना है। लेकिन किस कोड से निकालना है? 109 से। तो ये आपको देना है यहाँ पर कोड, ब्रैकेट ओपन करते ही 109 कोमा। ये 109 देने का मतलब हो गया कि सब टोटल के अंदर हमें क्या करना है, सम करना है। अब सम करने के लिए पूछेगा रेंज, भाई किस रेंज का आपको टोटल करना है। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सभी आइटम की क्वांटिटी को सिलेक्ट कर रहा हूँ एज ए यूनिट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी भी टोटल वही है क्योंकि सभी की क्वांटिटी हमने सिलेक्ट किया तो टोटल तो वही आना है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने अभी पेंसिल का क्वांटिटी हाइड किया था यहाँ से, तो जो पहले से टोटल था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगर हम अभी यहाँ पर ये क्वांटिटी हाइड करें पेंसिल वाली, पहले वाला टोटल तो एज इट इज है, लेकिन सब टोटल ने क्या किया, जो क्वांटिटी यहाँ पर अब रहेगी, जो विजिबल है, जो दिखाई दे रही है टेबल में, सिर्फ उनका टोटल ये दे रहा है। तो कहीं भी कोई भी ऐसा डाटा है जिसके अंदर आप कुछ रोज को अगर हाइड करते हो तो फिर वो कैलकुलेशन सिर्फ उसी के लिए करेगा जो दिखाई दे रहा होगा। वो चाहे आपका सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, काउंट है, ठीक है। चाहे कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करना चाहते हो सब टोटल के थ्रू, तो उसका जो सेकंड पार्ट ऑफ कोड लिस्ट है उसको यूज करना, ठीक है। 1 to 11 अगर आप यूज करते हो तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम मान के चलो सम यूज करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर कोड 9 डाल दिया, रेंज तो हमने सेलेक्ट कर ही रखी है, एंटर भी कर दिया, टोटल आ रहा है, ठीक है। टोटल कितने का आ रहा है? सारे डाटा का। उस सारे डाटा में से हमने पेंसिल का तो हाइड ही कर रखा, तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। अगर हम वहीं पर 9 की जगह डाल दें 109, तो अब ये टोटल किसका देगा, जो डाटा शो हो रहा है उसका। तो ये दो टाइप के आपके फंक्शन आते हैं सब टोटल के नाम से, एक आपका ऑप्शन है और एक आपका फंक्शन है, ठीक है।
एक डाटा के अंदर आता है सब टोटल और एक आता है आपका फॉर्मूला सब टोटल के नाम से। ठीक है, दोनों का अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग तरीका है, लेकिन काफी यूनिक सा काम है इन दोनों का। नेक्स्ट एक और चीज है आपकी सब टोटल के नाम से ही, सब टोटल आप कह सकते हो इसको, लेकिन है नॉर्मल सम करना ही, सम है या कोई भी और कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है आपको। अब मान के चलो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा दे रखा है, सिस्टमेटिक डिजाइन है डाटा का, मंथ वाइज, ये क्वार्टर वाइज आपको डाटा टेबल बना के दे रखी है। ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ 3 महीने का डाटा आपका इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, रीजन वाइज जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट रीजन के अंदर जो भी सेल्स हुई है वो आपको यहाँ दे रखी है। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टर, आपको इनका करना है टोटल। ठीक है, अब इस तरीके से आपकी टेबल कई सालों की हो सकती है, मल्टीपल ईयर की हो सकती है। आप एक एक साल में अपना फॉर्मूला कैसे लगाओगे? ठीक है, नहीं लगा पाओगे, लगाओगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा एक्सेल का बेटर यूज करना है। क्या, आपका जितना भी कैलकुलेटेड एरिया है या जितना भी डाटा है उसको सिलेक्ट करो। अभी हमने इस एरिया के अंदर ब्लैंक और फिल्ड दोनों टाइप के सेल सिलेक्ट किए। हमें फॉर्मूला लगाना है सिर्फ ब्लैंक सेल में, तो हमें ब्लैंक सेल ही सिलेक्ट करने हैं। तो आप एक एक ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करोगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा और हो सकता है कोई सेल बीच में स्किप भी हो जाए सिलेक्शन से। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना ओवरऑल सारा डाटा सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में आपको कैलकुलेशन करनी है विद। नेक्स्ट आपको जाना है होम के अंदर, यहाँ मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस वाला फंक्शन, इसमें आएगा गो टू स्पेशल, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले अपना पूरा डाटा एरिया सिलेक्ट करो, गो टू स्पेशल में आओ, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लैंक के नाम से, इसको चेक ऑन करके जैसे आप ओके करोगे तो ये क्या करेगा, जो आपने एरिया सिलेक्ट कर रखा है उसमें से सिर्फ ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेगा। जो भी ब्लैंक एरिया है उसको ये सिलेक्ट रखेगा, बाकी को डीसिलेक्ट कर देगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको अपना डायरेक्ट फॉर्मूला स्टार्ट करना है जो भी आपको लगाना है। अभी हमें करनी है सम इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। जिस सेल में अभी ये फॉर्मूला टाइप हो रहा है उस सेल में किन वैल्यू का टोटल चाहिए आपको, जो उसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, ये 3 वैल्यू हमने सेल की सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या करना है आपको, अपना आराम से कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर देना। जितने भी ब्लैंक सेल्स थे उन सभी के अंदर वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, और जिस वे में अप्लाई हुआ है वो फर्स्ट सेल वाला फॉर्मेट रहेगा। इस फर्स्ट सेल के अंदर ऊपर वाले 3 वैल्यू का टोटल हुआ है, तो उसने इसी सिस्टम को क्या किया, बाकी के सभी ब्लैंक सेल के अंदर अप्लाई कर दिया। हर जगह उसने क्या किया, अपने से ऊपर वाले 3 सेल का टोटल अप्लाई कर दिया। ये हम कहीं भी ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए जहां पर आपका पूरा डाटा टेबल एक ही फॉर्मेट में है, ठीक है, सारी जगह एक ही जैसा फॉर्मेट है। अब हम इसका थोड़ा उल्टा करना चाहते हैं। क्या, आपको सम की जगह कोई दूसरा कैलकुलेशन बोल दिया करने को, सम की जगह आपको बोल दिया एवरेज निकालनी है, तो अब एक एक जगह हम सेल को कैसे डिलीट करें सम वाले। तो आपको वापस अपना डाटा सिलेक्ट करना है, फिर से अपना गो टू स्पेशल पे आओ, यहाँ आपको एक फंक्शन मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, जो हमने एरिया सिलेक्ट कर रखा है उस एरिया में जहां भी फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है, जिस भी सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है हमें सिर्फ वो सेल सिलेक्शन में रखना है, बाकी का डीसिलेक्ट हो जाए। फॉर्मूला सिलेक्ट करके ओके कर दो, तो उसने बाकी के सेल डीसिलेक्ट कर दिए। जिन जिन सेल के अंदर फॉर्मूला है वो उसने सिलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड से डिलीट दबा दो, उन सभी सेल से अपना फॉर्मूला डिलीट हो गया। जो दूसरी कैलकुलेशन आपको करनी है वो अप्लाई कर दो, इक्वल टू एवरेज। ठीक है, सिंपल सा एवरेज का फंक्शन, जिसकी भी आपको एवरेज निकालनी है
उन रेंज को सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में कंट्रोल के साथ एंटर। तो अब ये सभी सेल के अंदर आपकी क्या आ गई, एवरेज आ गई। तो जहां भी डाटा टेबल कुछ इस तरह की मिले जिसमें सेम टाइप का फॉर्मेट है, लेकिन कैलकुलेशन हमें मल्टीपल सेल्स के अंदर करवानी है, तो वहां पर आप ये चीज अपना यूज कर सकते हो। एक तरीका है, एक्सेल में दिया गया है, और कई तरीके और भी तरीके हैं इस फंक्शन को यूज करने के लिए। ठीक है, जाते जाते एक लास्ट फंक्शन और कर लो, सम प्रोडक्ट का। काफी ज्यादा पूछा जाता है और काफी यूनिक तरीके से ये आपका टोटल करता है काम यहाँ पर टोटल ही। ठीक है, सम ही करना है। सबसे पहले आप अपना डाटा समझो कि आपको यहाँ पर करना क्या है। अभी जो टेबल आपको दे रखी है, ये टोटल हटाओ यहां से पहले। अभी आपको बोला गया है, अब इस टेबल को पहले थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, डायरेक्ट अपना फॉर्मूले पे मत जाओ। इस डाटा के अंदर क्या है, कुछ सेल्समैन है, उन सेल्समैन को 3 अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं सेल करने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड, माउस और एसएसडी, ये 3 कॉमन प्रोडक्ट हैं इन सभी सेल्समैन के लिए। ठीक है, और इन्होंने जो भी क्वांटिटी सेल की है, अब जैसे एज ए गीता जो सेल्समैन है, सेल्स जो पर्सन है, उसको 371 कीबोर्ड दिए गए थे सेल करने के लिए, 391 माउस दिए गए थे, 443 एज ए एसएसडी दी गई थी सेल करने के लिए। इन तीनों प्रोडक्ट के लिए जो कॉमन सेल अमाउंट रेट था, प्राइस था, वो आपको ऊपर दे रखा है। ठीक है, प्राइस पर प्रोडक्ट, इन तीनों प्रोडक्ट के लिए जो कॉमन रेट था सेल करने के लिए, वो आपको ऊपर दे रखा है। अब आपको बताना है टोटल सेल उसने कितने की, तीनों प्रोडक्ट की मिला के एक साथ। ठीक है, ये टेबल कुछ इस तरह की दे रखी है यहाँ पर। अगर इस टेबल का दूसरा फॉर्मेट अगर हम देखें, तो अगर एक ही एम्प्लॉय की हम बात करें एज ए गीता की, तो उसको 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं, तीनों प्रोडक्ट के प्राइस दिए गए हैं, उसको जितनी क्वांटिटी दी गई थी सेल करने के लिए वो दे रखी है। आपको निकालनी है टोटल सेल, तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो उसकी टोटल सेल आ गई एक प्रोडक्ट की। हमें तीनों की निकालनी है, तो इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, और इन तीनों की ओवरऑल टोटल पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का लास्ट में यहाँ टोटल कर देंगे। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर जो पूछा गया है वो आपसे डायरेक्टली ये पूछा गया है। ठीक है, ना कि ये पूछा गया है। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझना है पहले कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आपके पास कोई कॉमन टेबल होती तो आप इस तरीके से काम करते, उसमें सारा सबका लास्ट में आप टोटल बताते। ठीक है, पहले प्रोडक्ट वाइज टोटल निकालते, फिर ओवरऑल टोटल सेल निकालते। अब इस टेबल के अंदर आपको ये ओवरऑल डायरेक्टली बताना है। ठीक है, तो इस काम के लिए आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो है सम प्रोडक्ट का। ठीक है, तो करना कैसे है, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला काम, आपके जो कॉमन प्राइस है प्रोडक्ट के लिए उनको सिलेक्ट कर लो, और उनको सिलेक्ट करते ही लॉक कर देना। F4 फंक्शन की मैं पहले भी बता चुका हूं, जो रेंज आपकी टेबल के अंदर कॉमन होती है, जो आपको आगे चेंज नहीं करवानी फॉर्मूला ड्रैग करवाने वक्त, तो उसको लॉक करना जरूरी है। ठीक है, अगर हम इसको लॉक नहीं करेंगे, फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे, तो वो रेंज भी नीचे आएगी, तो एरर आ जाएगा। तो इसको कर दिया हमने लॉक, कोमा, और इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी है फर्स्ट एम्प्लॉय की जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट है। ठीक है, क्वांटिटी वाली, ब्रैकेट क्लोज, और अपना सिंपल एंटर कर देना।
ये एग्जैक्ट आपका वही टोटल आया जो हमने यहाँ पर एक एक प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करा के फिर बाद में टोटल निकाला, और ये सभी का निकालना है, इसको अपना नीचे ड्रैग कर दो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, टेबल का जो फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यही फंक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आपको टेबल इस तरीके की दे रखी होती तो फिर उसमें आपको यही चीज अपना लगाना पड़ता, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर लास्ट में सबका टोटल निकालना पड़ता, उसका कोई और तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, डिपेंड करता है आपको टेबल किस फॉर्मेट में बना के दे रखी है। तो जैसे हमारी यहाँ पर टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ ये काम यहाँ पर सम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, नॉर्मल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करवा सकते। ठीक है, करते भी हैं तो वो थोड़ा सा फंक्शन आपके लिए लेंथी हो जाएगा। चलिए, तो ये आज की ये 3-4 चीजें थी सम से रिलेटेड ही। ठीक है, और किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो अपना पूछ सकते हो, इनको जरूर अपना कर लेना, कहीं ना कहीं जरूर आपके ये काम आएंगे, कहीं भी ऑफिशियली आप जब काम करोगे तो।
क्या हुआ तो मुझे लग गया था।